अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वश अत के। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। करियो मंजर जिग्रोस जायज चिमनो माए मशानी। हमने जो ये बात की है इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि प्रोग्राम के इब्तिदा में हम बात क्या करने जा रहे हैं। भारतीय जुल्मों सितम के बायस पल पल सुलगती जन्नत नज़ीर वादी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी, अगर मैं जेल कहूँ ना तो गलत नहीं होगा, मैं वादी कश्मीर की बात कर रही हूँ। मकबूजा कश्मीर में भारत के एकतरफा इक़दाम के 2 साल आज मुकम्मल हो गए। हमें याद है कि आज से 2 साल पहले 5 अगस्त जब हमने देखा था कि एक क़यामत बर्पा होती हुई हमें यहाँ पे नजर आई, किस तरह से भारत ने इस्तेहसाल किया था वहाँ पर मौजूद कश्मीरियों का, और किस तरह से कश्मीर में जो भारत कम्युनिटी है उसको बसाने की कोशिश आज भी की जा रही है। हम हमेशा से भारत के इस इक़दाम की मुखालिफत करते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान 12 फैसले कह भी चुके हैं कि जब तक इस इक़दाम पर भारत काम नहीं कर लेता, 5 अगस्त के फैसले को वापस नहीं ले लेता, तब तक हम बात नहीं करेंगे, तब तक हम एक जगह पर बैठ के बात करना काबिल कबूल ही नहीं है। और इसीलिए महक सिर्फ बातों से नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने अमल से भी सफ़ीर कश्मीर बनकर दिखाया। दुनिया भर में और दुनिया के सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म अक़वाम मुत्तहिदा में डंके की चोट पे 2 टोक अल्फाज में ये गुफ्तगू की, ये बात की, दुनिया को ना सिर्फ वो सफ़ाकाना भारत का चेहरा दिखाया जिसके आगे उसने जमहूरियत का मुखौटा सजाया हुआ है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है यौम इस्तेहसाल कश्मीर। आज पूरे मुल्क भर में, पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं, जहाँ जहाँ दर्द दिल रखने वाले अफराद हैं, वो इसको मनाएंगे। तो 9 बजे मुल्क भर में आगाज़ इसका हो चुका है। कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार गई। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं जहाँ पे सड़कों पे लोगों ने जो है वो मोटरसाइकिलें हों या फिर गाड़ियाँ हों या फिर बच्चे हो, तालिब इल्म हो, तलबा हो, ये पाकिस्तान में इन्होंने आज़ाद कश्मीर का ये परचम थामा हुआ है जो इस बात की हम्माज़ी करता है कि बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, हर औरत, हर बच्ची पाकिस्तान की, उसके दिल में कश्मीर की भी उतनी ही मोहब्बत धड़कती है। और ये वो चेहरे हैं, इन चेहरों को गौर से देख लीजिए कि जिन्होंने अपने मुंह पे जमहूरियत का एक मास्क चढ़ाया हुआ है, लेकिन और ये वो चेहरा है कि जिसको कहते हैं बगल में छुरी और मुंह जो है वो मीठा मीठा लेके चलते हैं। पूरी दुनिया में ज़राए अबलाग ने इस पे आवाज़ उठाई है और पाकिस्तान का इसमें बड़ा अहम किरदार रहा है। तो शहरी जो हैं वो स्याह पट्टियाँ बांध कर इन रैलियों में महक शरीक हो रहे हैं। पूरे मुल्क भर में रैलियों का आगाज़ जो है वो हो चुका है। बिल्कुल, और जैसे कि हम दिखा भी रहे हैं अपने नाज़रीन को कि शुरका जो है वो स्याह पट्टियाँ बांधकर शरीक हो रहे हैं, यानी हर कोई अपने अपने तरीके से कश्मीरियों से इजहार मोहब्बत कर रहा है, इजहार यकजहती कर रहा है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम लहराए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में दफ्तर ख़ारिजा से रैली निकाली गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर आसिम स्वाति, वज़ीर दाखिला शेख रशीद समेत दीगर अहम शख्सियात जो हैं इस रैली में शरीक हैं। मकबूजा वादी में मोदी नवाज इंतज़ामिया ने कश्मीरियों की जो आवाज़ है उस आवाज़ को दबाने के लिए पाबंदियाँ सख्त कर दी हैं, लेकिन ये पाबंदियाँ भी कश्मीरियों की आवाज़, उनकी वो दिल की धड़कन जो कि हमेशा ये कहती नज़र आती है कि कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, कभी भी हमने देखा फैसल कि ये बात कम नहीं हुई है। और ये जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, फवाद चौधरी से मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको सुनवा देते हैं। जिससे और हमने पहले भी हर कोशिश की है, हमने 4 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के लिए, हम हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं कश्मीर के लिए, चाहे वो मुआशी जंग हो, चाहे वो सियासी जंग हो और चाहे वो कोई और जंग हो। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं दुनिया को, दूसरी जंग अजीम के बाद कभी किसी मुल्क ने ये जुर्रत नहीं की कि वो जाके इलाका नेक्स कर ले। नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट हुकूमत जो अपनी आइडियोलॉजी, जो अपना नजरिया हिटलर की नाज़ी नजरियों से लेती है, जहां पे आज आरएसएस और एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त हुक्मरानी कर रही है, वो पाकिस्तान को कभी भी कश्मीर को से पीछे नहीं हटा सकेगी। पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीरियों के साथ था, कश्मीरियों के साथ है और कश्मीरियों के साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया।
कर रहे थे और अपनी गुफ्तगू के आखिर में उन्होंने यही गुफ्तगू की कि पाकिस्तान का हर बच्चा कश्मीर के साथ था, है और रहेगा। और इसी की अमली सूरत हाल इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जहां पर कराची हो, लाहौर हो, कोयटा हो या फिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, हर जगह जो है लोग इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और बड़ा मुनफरिद अंदाज भी है, बड़ा प्यारा अंदाज भी है और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जैसे फैसल ने भी कहा कि पाकिस्तान के अलावा जहाँ जहाँ कश्मीरियों से मोहब्बत करने वाले रहते हैं वो कश्मीरियों से इजहार मोहब्बत करें। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची शार फैसल से यासिर हुसैन होंगे, लाहौर के मॉल रोड से अरशद अली होंगे, पेशावर के इलाके टाउन चौक से अब्दुल रहमान, इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद से ज़हीर अली भी हमें ज्वाइन करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे पहले रुख करते हैं। ज़हीर, आप बताएगा वफाकी दारुल हुकूमत यहाँ पर भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए, इजहार मोहब्बत के लिए परचम थामे हुए तलबा भी हमें नजर आते हैं। सड़कों पे हमने देखा कि रैलियां भी निकलना शुरू हो गई हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से दफ्तर खारजा से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक बड़ी रैली बरामद हुई जो यहाँ पार्लियामेंट हाउस पहुँची और 2 झंडे उठाए हुए थे, जिसमें आज़ाद कश्मीर का झंडा भी था और पाकिस्तान का झंडा भी था। शुरा की जगह ये कहना था कि 5 अगस्त को भारत की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया और कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की गई वो खुद भारत के लिए उल्टा अज़ाब बन गया। पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को पाकिस्तान ने उजागर किया और आज जो यौम इस्तिसाल बनाया जा रहा है, दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय जो हथकंडे और बर्बरियत, जुल्म जबर जो है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। कई वफाकी वज़रा भी इस रैली में शरीक हुए, जिसमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, आज़म स्वाति, शिबली फराज और इसके अलावा जो दीगर वफाकी वज़रा हैं वो भी यहाँ पे इस बड़ी रैली में शरीक हुए। और भारत को ये पैगाम दिया गया कि 5 अगस्त के बाद जो मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया था वो कश्मीरियों को जो बंद करने की साजिश करके इंडिया में जम करने की कोशिश की गई थी, वो हथकंडे बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान का जो वजारत खारजा ने, जो वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सफ़ीर कश्मीर बनकर और मोदी की जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसको पूरी दुनिया के सामने रखा। और अब दुनिया के जो कश्मीर के हवाले से ख्यालात थे वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं और मोदी बैकफुट पे है और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तिसाल के हवाले से बैकफुट पे है और शफुट पे है, क्योंकि अंदर से उनके अब अंदर भारत के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। उनकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो इस डिसीजन पे अब सवाल करने लग गए हैं। उनके अवाम जो है इस पर जो है सवाल उठाती नजर आती है। आई थिंक अब लाहौर हमें जाना है। लाहौर से हमें ज्वाइन करें अरशद अली, मॉल रोड पर मौजूद है। अरशद, बताएगा लाहौर की बहुत मसरूफ़ और मारूफ शाहरा है, ये बड़ा रश रहता है यहाँ पर। आज के दिन एक बड़ा अहम दिन है हर पाकिस्तानी के लिए, हर कश्मीरी के लिए, हर उस शख्स के लिए जो कि कश्मीरियों से मोहब्बत करता है। ज़रा माहौल क्या लाहौर में बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, जो है लाहौर में भी मुल्क भर की तरह कश्मीरियों के साथ हर शहरी जो है वो यहाँ पर उनके साथ इजहार यकजहती करता हुआ नज़र आ रहा है। आज लाहौर में जो है वो कुछ गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लाहौर के अंदर सड़कों के ऊपर जैसे ही 9 बजे तो शहरियों ने जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक रोक दी गई और शहरी जो है वो 1 मिनट में खामोशी के लिए जो है वो अख्तरामन जो है वो यहाँ पर रोड्स के ऊपर खड़े होकर जो है उसके बाद जो है वो अपने अपने कामों के लिए जो है वो यहाँ से निकले। ताहम जो है वो कश्मीरी आवाम के ऊपर जो 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, भारत की जानब से मुसलसल जो उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो आज लाहौरी भी उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं और 1 मिनट की खामोशी करके लाहौरियों ने ये इंटरनेशनल लेवल पे ये पैगाम दिया है कि कश्मीर की जो आवाज़ है उसको कभी जो है वो दबाया नहीं जा सकता। मुल्क भर की तरह जैसे इस्लामाबाद, कराची की सूरत हाल आपने देखी है, लेकिन लाहौरी भी जो है वो इस
वक्त कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और लाहौरियों ने इजहार यकजहती करते हुए रोड्स के ऊपर जो है वो खड़े होकर बाकायदा उनका साथ दिया। ताहम जो है वो ये 2 साल मुकम्मल हुए हैं इंटरनेशनल रूल्स को, कानून को जो इंडिया ने जो है वो पामाल करते हुए अपना यौम जो उनका हक़ खुद अरादियत था कश्मीरियों का वो छीना। ताहम लाहौरियों ने इस हवाले से पैगाम दिया है भारत को कि आप ये बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ताहम जो है वो लाहौर का पैगाम, और लाहौर तो करारा पैगाम देता ही है भारत को, चाहे वो उनकी नाश्ता करने की ख्वाहिश हो 65 की या फिर आज के दिन की। अब रुख करते हैं कराची का। महक, कश्मीर जो है ना वो जन्नत नज़ीर वादी है, वो फूलों का गुलदस्ता है, और शायद इसी वजह से यासिर हुसैन जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने कराची में नर्सरी का जो मकाम है उसको चूज़ किया है। यासिर, आप नर्सरी के मकाम पे मौजूद हैं, बताइए क्या माहौल देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे? जी बिल्कुल फैसल, देखें मैं शारा फैसल नर्सरी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी मुल्क भर की तरह यौम यकजहती के साथ कश्मीरियों पे जो जुल्म व सितम और बर्बरियत का जो भारत उनके ऊपर ढाती है, उससे यकजहती का इजहार किया जा रहा है। और जो शुरका हैं उन्होंने अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांध कर मुल्क जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर रैली का इनेकाद किया है। जबकि यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान का परचम और कश्मीर का परचम जो है वो हाथों में थामा हुआ है। और उनका भी मुल्क भर की तरह यही कहना है कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। जो भारत उनको बर्बरियत का निशाना बनाता है, उन पर जितना जुल्म और सितम ढाता है, हम उस पर चुप नहीं बैठेंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि हम कश्मीर के साथ हैं और हमेशा कश्मीर के साथ खड़े रहेंगे। जो भारत कश्मीरियों के साथ जितना भी जुल्म करेगा हम उससे पीछे, हम जो है कश्मीरियों को कभी साथ नहीं छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अभी पेशावर का इलाका है, टाउन चौक, जहां पर अब्दुल रहमान मौजूद है। उनसे जानती कि पेशावर में इस वक्त किस तरह से लोग कश्मीरियों से इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, कहां कहां रैलियां निकाली गई हैं। प्लीज़ अब्दुल रहमान डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बल्कि दुनिया भर की तरह जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी हैं कश्मीरियों से यकजहती कर रहे हैं। यौम इस्तिसाल के मौके पर जब 2 साल लॉकडाउन को मुकम्मल हो चुके हैं मजलूम कश्मीरियों मकबूजा कश्मीर में, उसके हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त वो अपने मजलूम भाइयों के साथ हैं और भारतीय मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पेशावर में भी टाउन चौक जो है और दीगर मकामात पर जो है ट्रैफिक रोक दी गई थी 9 बजे और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने चाहे अमली कदम हो, चाहे इखलाकी मदद हो, चाहे सियासी मदद हो, कश्मीरियों की है। आज़ाद कश्मीर, इसमें भी जो हमारे पख्तून भाई हैं स्पेशली कबाइल, वो जाके उन्होंने जहाद किया था और जो मकबूजा कश्मीर है वो श्रीनगर तक पहुंच गए थे। लेकिन उस वक्त के जो अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ थे उन्होंने उनको वापस बुलाया। और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त से न अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद हो रहा है, न दीगर जो अखलाकी अक़दार हैं उसका एहतराम किया जा रहा है। और मजलूम कश्मीरी भाइयों को जो है रोज़ बरोज़ बद से बदतर हालात से दो चार किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उनकी इसमें और ये सिलसिला जारी है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं हो सकते और पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से लेके पाकिस्तान के एक शहरी ने कश्मीर का सफ़ीर बनने का हक़ अदा किया है और हक़ उस वक्त तक अदा होता रहेगा जब तक एक आम कश्मीरी पाबंद सलासल रहेगा और एक आम कश्मीरी के हुकूक हस्ब किए जाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कराची से यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, पेशावर से अब्दुल रहमान, लाहौर से अरशद और इस्लामाबाद से ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद थे। तो यौम इस्तेहसाल कश्मीर है और जितनी इस पर गुफ्तगू की जाए वो कम है। ऐसे में मुजफ्फराबाद में सायरन बजाया गया और 1 मिनट की यहाँ खामोशी इख्तियार की गई। सदर आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की क़यादत में रैली निकाली जा रही है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। अपने नुमाइंदा अमीरुद्दीन मुग़ल ने हमें ज्वाइन किया है। जी अमीरुद्दीन मुग़ल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त एक बड़ी एहतजाजी रैली जो है कि वज़ीर आज़म हाउस से निकाली गई है, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान कर रहे हैं, जो कि
वहाँ से पैदल मार्च करते हुए ये रैली के शुरा ईवान सदर तक आएंगे। रैली के शुरा ने बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के परचम उठा रखे हैं, बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध रखी हैं और आज़ादी के हक में और भारत मुखालफ नारे भी लगा रहे हैं। इस मौका पर सदर आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। ठीक है अमीरुद्दीन मुगल, बेहद शुक्रिया आपका। तो यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से अपने शो में गुफ्तगू की। दुआ है हमारी, उम्मीद है हमारी कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इसी मिसरे के मिज़दाक कश्मीरियों के वो दिन बुरे ज़रूर ख़त्म होंगे और वो आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद मज़ीद गुफ्तगू होगी। वेलकम बैक जनाब। तो अब मेरा सवाल है फैसल से कि फैसल, क्या आपको पता है कि 2 साल में वो क्या चीज़ है जिसकी कीमत में कमी हुई है? वैसे तो एक शेर अगर आप कहें तो मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद इरशाद। अकीदत सस्ती हुई है, हकीकत सस्ती हुई है, मेरे शहर में यारों मोहब्बत सस्ती हुई है। चले अब बता दें। वैसे मोहब्बत के अलावा हुकूमत ने गाड़ियों की कीमत कम करने के लिए भी कई इक़दाम किए हैं। छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती हुई हैं। हाँ, गाड़ियों की तो आपने बात की, लेकिन मैं बात कर रही हूँ खाने पीने की, यानी जिसकी मुझे हर वक्त क्रेविंग होती रहती है ना कि खाना बहुत ज़्यादा फ़ौरन से मैं खा जाऊँ, तो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही जनाब। मुल्क भर में महंगाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। आम मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आम मार्केट में तो महंगाई काबू में नहीं आ रही, और अब यूटिलिटी स्टोर्स का अगर हम रुख करें तो वहां पर जो जा रहे हैं वो भी बुरी तरह से परेशान नजर आते हैं। एक हफ्ते में दूसरी रेट लिस्ट सामने आई है। कुकिंग ऑयल की कीमत में 40 रुपये फी लीटर तक इजाफा हो गया है। बच्चों का खुश्क दूध जो है वो 10 से 40 रुपये तक महंगा हुआ है। और अब अगर मैं बात करूं वो कपड़े जो कि हम महंगे खरीदते तो हैं, लेकिन अब वो महंगे धुलेंगे क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट जो है उसकी कीमत भी 45 रुपये तक बढ़ गई है। अच्छा, कपड़े अगर धोने तो उसके लिए बिजली भी चाहिए, और वो भी महंगी हुई है क्योंकि हुकूमत ने इस पर जो सब्सिडी है उसमें कमी की तैयारी कर ली है। तो जो सार्फिन है ऑलरेडी जो महंगी बिजली है मज़ीद महंगी होने जा रही है, उसके लिए तैयार रहें। जो टैरिफ है उसमें तब्दीली की सिफारिशात नेपरा को भिजवा दी गई हैं। ओवर बिलिंग के स्लैब पर दिए जाने वाला जो फ़ायदा है वो ख़त्म करने की तजवीज़ है। फाटा और आज़ाद कश्मीर को दी जाने वाली सब्सिडी भी ख़त्म करने का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं शैम्पू की तो जनाब वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हर घर में मौजूद है और डिफरेंट कंपनीज़ का, लेकिन उसकी कीमत में भी 4 से 20 रुपये तक इजाफा हो गया है। हर चीज़ बढ़ती जा रही है और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI और मेंबर PM एडवाइजरी काउंसिल हैं आप। बेहद शुक्रिया आबिद साहब आपके वक्त देने का। सबसे पहले सबसे सादा और आम सा सवाल, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पिछले 2 साल में सस्ती हुई है, आवाम को थोड़ा सा सुख दे गई है? आबिद साहब की आवाज़ गालिबन हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि मुल्क में किस तरह से महंगाई का तूफ़ान बरपा है। कोई भी आप चीज़ उठा लें, खाने पीने की हो, घर की ज़रूरत की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो डिटर्जेंट है, चाहे वो कुकिंग ऑयल है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो चावल है या चाहे वो आटा है, हर चीज़ हमें महंगी होती हुई नज़र आ रही है। फिर अवाम ही सवाल पूछते हैं कि जाएँ तो आखिर हम कहाँ जाएँ? जब हम आम मार्केट में जाते हैं, लोगों से सवाल करते हैं तो उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती है कि आया कौन सी हुकूमत जो है वो कहाँ बैठ के क्या फ़ैसले ले रही है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि बस हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दें क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। खान साहब जो हैं जब भी गुफ्तगू करते हैं तो वो हमेशा ये बात करते ज़रूर नज़र आते हैं कि महंगाई एक दरीना मसला है जिसके हल के लिए हुकूमत कोशा है, पॉलिसीज़ बना रही है, लेकिन थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जब हमेशा भी हम इंतज़ार की रट सुनते हैं तो आवाम परेशान नज़र आ जाते हैं। और अभी जो हम यूटिलिटी स्टोर्स की बात करते हैं, ये भी महंग देखना होगा कि क्या वाकई जो रियल मार्केट फैक्टर्स हैं वो इसके पीछे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हुकूमत हदफ तनकीद बनाती पिछली हुकूमतों को, जो भी उन्होंने उनकी मैल प्रैक्टिसेस थी, तो क्या वो वजूहात हैं या फिर
कोई और वजह है? अच्छा, वैसे एक और बात है, एक मिडल मैन का किरदार बहुत अहम होता है इस तरह से, जैसे हम पूरे रमजान में ये बात करते रहे कि जी हराम खोरी जो करते हैं, जो मिडल मैन का किरदार अदा करने वाले, तो असल पकड़ उनकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा करते हैं, माफिया पे ले आए, माफिया पे चले, आप माफिया ले आए। मिडल मैन तो छोटा हो गया, लेकिन जो इस वक्त जो इफरीत है, जो काफी अरसे से मुल्क में, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, इवन के बिजली हो, कार्टेल प्रोडक्शन और माफिया, ये एक ऐसा नासूर है जो मुल्क पाकिस्तान की मईशत को घन की तरह लगा हुआ है। तो आबिद सुलैरी साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारी को होस्ट ने आपसे पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है जो पिछले 2 साल में सस्ती हुई है, ज़रा इससे गुफ्तगू का आगाज़ करें। देखिए, पिछले 2 साल में जो एक चीज़ पूरी दुनिया में सस्ती होती नजर आ रही है वो इंसानी जिंदगियां हैं, कोविड की वजह से। कि कोविड की वजह से जितनी तेजी के साथ ये मोहलिक वबा फैली, तो आपने देखा कि ये ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर हर जगह पे इसके असरात देखने में आए। और उन असरात का जो एक जब वैक्सीनेशन रोल आउट होना शुरू हुई, यानी पिछला साल जब हम बात कर रहे थे तो पिछले साल तकरीबन 2020 में तकरीबन हर चीज़ की कीमतें सस्ती थी। पेट्रोलियम मसनूआत आपने उस वक्त अपनी खबरों में बताया था कि जी अमेरिका में वो मनफी पे बिक रहा है, वो जो तेल था, सौदे जो थे उस वक्त पिछले साल इन्हीं दिनों पे। तो लेकिन जो वैक्सीन रोल आउट हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो एक रिकॉर्ड हाइट पे जा रही हैं। तो पाकिस्तान में वो चीज़ें जो कि इम्पोर्ट होके आ रही हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल कीमतें बढ़ने की वजह से और रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर होने की वजह से उनकी कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। उसमें अगर हम इस वक्त देखते हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, अगर अभी इस वक्त देखते हैं तो वो कुकिंग ऑयल और जो घी वगैरह है, जो कि आप उसके इंग्रेडिएंट सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, वो जो है इम्पोर्ट करना पड़ते हैं। कुछ दालें हैं अगर हम उनको देखें, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जाहिर है उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी हैं। और आपके चैनल ने रमज़ान में बड़ी तफसील से समझाया था कि किस तरह से प्याज या टमाटर जो है वो 4-5 रुपए किलो से शुरू होता है और वो मार्केट में आते आते 60-70 रुपए तक वो चला जाता है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड जो मिडल मैन है। तो वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो पेरिशेबल कमोडिटीज जो हैं, जो कि सीजनल कमोडिटीज, क्योंकि हमारे यहाँ को बहुत ज्यादा स्टोरेज का सिस्टम नहीं है। पहले ये आज से 2 साल पहले ये होता था, और आज हम 5 अगस्त को जो बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया का जो कोर्शन था और इंडिया ने जो इलीगली अपने आइन में तब्दीली करके मकबूजा कश्मीर में मजीद उन्होंने शुरू कर दी जाती। और जब तो उससे पहले तक ये होता था कि आपका वाघा बॉर्डर की ट्रेड खुली थी। तो अगर प्याज, टमाटर, लहसुन, ये जो पेरिशेबल हैं, एक सूबे में जब उनका सीजन खत्म होता था, दूसरे सूबे से आने तक पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के जरिए फौरी तौर पे ये चीज़ें भिजवाई जा सकती थी और इनका रेट कुछ हद तक कंट्रोल में रहता था। अब क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड किया है कि जब तक इंडिया 5 अगस्त वाले जो है उसके इक़दाम वापस नहीं लेता, हम उनके साथ वाघा बॉर्डर पर ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा सुलैल साहब, एक चीज़ अब हम ज़रा अगर आम फहम में गुफ्तगू करें उस आवाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, बताया ये जाता है हमें कि मईशत संभल रही है, हमारी बरामदात बढ़ रही हैं, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महंगाई का जिन है जो बोतल में 2 दिन बंद होता है तो 20 दिन खुला भी होता है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं कि क्या इसकी वजह जो है ना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। और मईशत जब बेहतर होती है तो फिर हुकूमत के पास ये ऑप्शन आती है, जैसा कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी वो टेलीफोनिक जो इंटरेक्शन उसमें भी उन्होंने बताया था कि 40% जो आबादी है उनको डायरेक्ट फूड सपोर्ट जो है या फूड सब्सिडी वो दी जा रही होगी। एहसास प्रोग्राम का जो सर्वे था वो तकरीबन इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। वो सर्वे नहीं बल्कि वो सेंसस है जी। तो वो डोर टू डोर जाके जो डाटा इकट्ठा किया गया, उस डाटा की बेसिस पे टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाया जा रहा है। यहाँ पे ये आर्ग्यू किया जा सकता है और मैं बारहा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है वो मुझे भी उतना ही फायदा देती है जितना वो एक मल्टी मिलियनर एक मल्टी बिलियनर को दे रही होगी। वो मुझे भी उतना ही फायदा दे रही है जो मेरे शेफ को या मेरे सिक्योरिटी गार्ड को दे रही है।
जिसकी और मेरी आमदनी का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा होगा, या मेरा और एक बिलियनर की आमदनी का फ़र्क बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर पेट्रोल की कीमत जो है वो सबके लिए यकसा हो तो प्राडो वालों को भी वही फायदा देगी जो मोटरसाइकिल वाले को फायदा दे रही होगी। No doubt। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है वो टारगेटेड सब्सिडी के चल रहा है कि सब्सिडी दी जाए लेकिन उन लोगों को दी जाए जिनको वाकईतन उसकी जरूरत है, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको मार्केट प्राइस पे उसकी कीमत जो है वो दी जाए, उनसे ली जाए। इस ट्रांजिशन में जो लोग खसारे में रहेंगे वो होंगे जो वाइट कॉलर जॉब्स वाले, जो मिडिल क्लास है, जिनका जिक्र किया। मैं भी शायद यूटिलिटी स्टोर जाता हूँ, आप भी जाते होंगे, तो हम लोगों को वक्ती तौर पे हिट मिलेगी, लेकिन ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम तो चाह रहे हैं माशरे से कि जो लोएस्ट सेगमेंट है, जो आपके बॉटम क्विंटाइल के 40% हैं, जिनकी आमदनियाँ जो हैं वो 40,000 रुपये माहाना से कम है, अगर उनको वाकईतन को रिलीफ देना चाह रहे हैं तो फिर हमें टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। हाँ, ये जरूर है कि हुकूमत को इसमें इकदाम करने पड़ेंगे कि रोजगार की फराहमी के इकदाम। टारगेटेड सब्सिडी की अगर आपने बात की है, कुछ हमारे सेक्टर्स और कुछ हमारे रीजन्स वो मुस्तस्ना हैं टैक्स से और टैक्स स्लैब से भी, तो क्या आपको लगता है वक्त आ गया है कि उस पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए? ये देखिए, इसमें जो इस्तिस्ना का फैसला है वो दो तरह की होता है। एक जो उन रीजन की जो इक्तिसादी हालत है उसकी वजह से कि वहाँ पे तरक्की उस तरह से नहीं हो सकी, या वो कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन हैं, या वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज थे। अगर हम देखें जो फार्मर फाटा था, तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है, ये इकोनॉमिक क्वेश्चन भी है, और आई होप कि जब ये ECC के सामने आता है ये चीजें, तो इस पे दोनों पहलुओं से इस पर गौर किया जा रहा होगा। उसकी जो मुआशी इशू है उस हवाले से भी, और जो जियो स्ट्रेटेजिक इशू है उस हवाले से भी। अच्छा, आबिद साहब एक लास्ट में एक और चीज़ समझाएगा कि बिजली पर सब्सिडी हम देख रहे हैं कि उस पर भी ख़त्म की जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अवाम पर कितना बोझ पड़ेगा, कितने बोझ तले अवाम हमें फिर दबी नजर आएगी मजीद? ये एक तजवीज़ है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा। इस वक्त देखिए दो तरह के मीटर है, एक 3 फेस मीटर होता है, एक जो आपका सिंगल फेस मीटर है। 3 फेस मीटर पे अगर आप सार्फिन अपना बिल देखें तो उसमें 2 स्लैब्स है। जब सिंगल फेस मीटर है उसमें 3 स्लैब्स आती है। जो पहले 300 यूनिट तक है वो सब्सिडाइज रेट है, कम रेट है। फिर अगर आप उससे मजीद यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो और रेट आता है, मजीद इस्तेमाल करते हैं तो और रेट आता है। यहाँ पे भी एक तजवीज़, और मैं लफ्ज़ तजवीज़ कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि फाइनल क्या होता है। तजवीज़ ये है कि वो सारी सब्सिडी, चूँकि इस वक्त सिंगल फेस वाला हर कंज्यूमर जो है उसको 300 यूनिट तक का कम रेट देना पड़ता है, फिर वो ऊपर वाली स्लैब में जाता है, रेट बढ़ जाता है, उससे ऊपर जाता है तो रेट मजीद बढ़ जाता है। तो तजवीज़ ये है कि सब्सिडी की सारी रकम जो है वो उन 300 यूनिट्स वालों पे ही खर्च की जाए, ना कि ये कि अगर मेरे टोटल यूनिट 600 यूनिट खर्च करता हूँ मैं, तो उसमें मुझे पहले 300 पे तो सब्सिडी मिल जाए, अगले 300 पे मैं महंगा दे रहा हूँ। तो इस तरह की कुछ तजवीज़ है, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुई है। इसको देखना पड़ेगा इस केफ्स एंड बर्ड्स को कि किस तरीके से इसको चलाया जा सकता है। लेकिन जो बहुत सी उसमें सजेशन है एनर्जी सेक्टर डेट को खत्म करने में, उसमें एक सजेशन ये भी है कि ये जो सब्सिडी की रकम सारी की सारी जो वाकईतन डिजर्विंग है, जिनके जो यूनिट कंजम्पशन है 300 यूनिट से कम है, वो सारी उनको दी जाए, बजाय इसके कि उन लोगों को भी दी जाए जिनका कि 500 या 600 यूनिट महीने के खर्च हो रहे हैं और उनको पहले 300 यूनिट सब्सिडाइज मिल जाए। ठीक है। अच्छा आबिद साहब, एक और चीज़ मेरे जहन में आई जब आप गुफ्तगू कर रहे थे कि महंगाई बढ़ने की एक वजह हम कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई शायद इसलिए भी बढ़ी है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कुछ रुपए भी नीचे आती है तो वो महंगाई का ग्राफ हमें नीचे आता हुआ नजर नहीं आता। आप प्लीज़ मेरी ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। इसमें जब तक लोकल लेवल पे जो कंट्रोल मैकेनिज्म ठीक नहीं होगा ना, वो नहीं आएगा। क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ अफवाहों पे भी कीमतें बढ़ जाती हैं। आप सिर्फ आज अपने खबरनामे में अनाउंस कर दीजिए कि शुनीद है कि फलां चीज़ जो है उसकी शॉर्टेज हो रही है या उसकी कीमत बढ़ रही है, तो आज ही से वो कीमत सारी बढ़ चुकी होगी। ठीक है। जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो है वो
इफेक्टिव होंगे उन तहसीलों में, उन इस्लाम, यानी कि ये वाली चीज़ है, ये अब कंट्रोलेबल है। बहुत शुक्रिया सुलैर साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और जैसे कि आम आदमी यही चाहता है कि अगर कहीं महंगाई कम हो रही तो उसको रिलीफ भी मिले। अभी ब्रेक लें, इसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। अभी आपको बताएं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। आपको डेवलपमेंट से मुतालिक बता रहे हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे। अपने नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश ने हमें ज्वाइन किया है। नूरुल अमीन दानिश, बताइए। जी ठीक, नूरुल अमीन दानिश से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस, जिसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने महफूज फैसला सुना दिया है। और अभी शो में वक्त हुआ है मेरे फेवरेट सेगमेंट का। हाँ, यानी सैर को जाने का। अच्छा, क्यों इतना शौक है सैर करने का? क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में खुदा की बनाई हुई जितनी कुदरत को देख के आप सुभान अल्लाह कह सकें, कह लें। जितने हुस्न को देख के आप सुभान अल्लाह कह सके, कह लें। इस पे हम मजीद ब्रेक में बात करेंगे। सैर के लिए, सैर के लिए जाएं ज़रूर। हाँ, लेकिन आप मेरी बात सुने, जब भी आप सैर को जाएं या हुस्न को देखने जाएं या कुदरती हुस्न को देखने जाएं तो देखभाल लें भैया, वक्त देख लें, जगह देख लें, ये देख लें कि क्या आने वाले दिनों में वहाँ पर मौसम तो ख़राब नहीं होने वाला। बहुत ज़रूरी है महक, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा भी कि ईद के बाद एक लंबी कतार थी, चाहे वो शारा कराकरम हो, चाहे वो इस्लामाबाद टू स्वात मोटरवे हो या फिर कोई और पुरफ़ज़ा मकाम हो। हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। पथरीला रास्ता, और फिर जब आपके सब बच्चे हो, ख़वातीन हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे सफ़र को तय करना। और फैसल, जब बारिश होती होगी तब क्या होता होगा? ये समझिए 11,000 फीट की बुलंदी पे, 3,300 मीटर्स की बुलंदी पे अगर कोई जगह है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि बादलों वाला सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो वो हल्की फुल्की ड्रिजलिंग होती रहती है। तो ये ट्रैक जो है मटियाला किस्म का ट्रैक होता है, इसमें बूंदें पड़ती हैं तो ये और चिकना हो जाता है और फिसलन हो जाती है, हर तरह का। तो इतनी सी सिर्फ गुजारिश है। टूरिज्म लिटरेसी पे हम आगे शो में बहुत गुफ्तगू करेंगे, आगे आने वाले शो में भी, पहले भी करते रहे। जब भी जगह का इंतखाब करें तो प्लीज हम मौसम चेक कर लें। मौसम चेक करें, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। अब तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जिसपे आप देख सकते हैं कि आगे क्या सिचुएशन बनी हुई है और इन जगहों के मौसम को बिल्कुल हल्का ना लगे। अगर आप कराची लाहौर में बैठे और बोलते हैं कि जी यहाँ तो हल्की सी बारिश है, वहाँ भी हल्की सी बारिश उतनी ही आ रही है। यहाँ की बारिशें, यहाँ की लैंडस्लाइडिंग बहुत मुख्तलिफ है। तो फेरी मेडोज़ पे ये फैमिली फंस गई थी, इससे मुताल्लिक आपने जाना। अब ज़रा हम कुछ अच्छी बात कर लेते हैं, दीगर सयाहती मकामात, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी ये हम नहीं कह रहे कि भाई ना जाएं, जाएं, बिल्कुल जाएं, जरूर जाएं। खूबसूरती को डिस्कवर करें। मुझे तो अगले 2 दिन मिलेंगे, मैं फिर निकल जाऊंगा, फौरन से बैग पैक करूंगा। काले रंग का जो फैसल का बैग ही साइड पे पड़ा रहता है ना, वो पैक करना, बैग। चले जी, सयाहत का फरोग जो है वो हमने देखा कि पाकिस्तानी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक तरजीह है। ऐसे में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाना आसान भी है और छुट्टियां गुजारने के लिए वो जगह इतनी खूबसूरत है कि जब आप वहां जाएं तो आप ये कहें कि काश 1-2 छुट्टी मजीद मिल जाए। दिल फरेब सयाहती मकामात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है होटल मालिक हैं कर्नल रिटायर्ड इफ्तिखार हुसैन साहब ने। इफ्तिखार साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो आवाम है ना, जब भी 1-2 या 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है फ़ौरन से जो है सैर को निकल जाती है। कुदरती हुस्न जो है, जो हमारी माशाल्लाह जगह जाओ जिसको डिस्कवर करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं। जैसे कि फैसला मीर मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा 2 छुट्टियाँ मिलेंगी तो फिर चले जाएंगे, लेकिन हम साथ ही साथ मसाइल की भी निशानदही करें। रास्तों का मसला होता है, खाने पीने की आपको जगह जगह पर अशिया नहीं मिलती, कभी कभी पेट्रोल पंप्स बहुत ज़्यादा दूर भी मिलते हैं। तो आप खुद भी इन जगहों पर रहते हैं, इन मकामात को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं सयाहत के फ़रोग के लिए भी कितना मज़ीद काम करना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ समा टीवी का, जिनने मुझे मौका दिया इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे कुछ बोलने का। महक साहिबा, बात यह है कि अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो हमारे मुल्क में हर जगह हमें नज़र आते हैं। जी, रोड ख़राब है, इंटरनेट सर्विस ठीक नहीं है, सो मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर। लेकिन बात यह है कि कुदरत ने हमें क्या दिया है। जो कुदरत ने हमें दिया है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता।
देखें जो आपने बात की लैंडस्लाइड की, ये वंस इन 12 to 15 ईयर्स इस तरह की स्लाइड आती है। तथापानी एक जगह है शार्ट ऑफ रायकोट उधर, और रायकोट ब्रिज के बाद भी पहली दफ़ा शायद इतनी बड़ी स्लाइड आई जब से वो नहीं बनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हर ईद पे इसी तरह रश होता है, बावजूद इसके कि हमारे मुल्क में हर बंदे को पता है कि ईद पे रश होता है, लेकिन वो उस तरह के अपने जो है इंतज़ामात अपने साथ नहीं लेकर आते। अब मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं फ़ौज में मैंने इस एरिया में बहुत नौकरी की है और मुझे इसके चप्पे चप्पे का पता है कि टूरिज़म मैंने हेली से भी इस एरिया को देखा हुआ है। जितना खूबसूरत ये एरिया है बताने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा यही बात बताता है कि जी स्विट्ज़रलैंड क्या तो बाकी कोई मुल्क क्या। देखें एज ए होटल मालिक आप कहने मैंने क्या चीज़ें पसंद की इस एरिया में, मैंने नारान को सेलेक्ट किया। नारान एक तो जंक्शन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, हर बंदा जो नॉर्थ को जाता है वो नारान से होके जाता है। उसके बाद स्कर्दू और हुंदा ये एरिया नॉर्दर्न एरियाज़ में है। उसके बाद ये है कि जो नारान की आबो हवा है वो अगर आप कंपेयर करें किसी भी टूरिस्ट स्पॉट से, अभी देखें गर्मियों के सीज़न में वहाँ का टेम्परेचर मिनिमम जो है तो 5 डिग्री रहता है और मैक्सिमम 18 से क्रॉस नहीं करता। तो बजाय इसके कि लोग ये समझें कि फ़लानी जगह रोड ब्लॉक है, वो पहले तहकीक करें, थोड़ा नक्शा देखें, हम लोगों से रब्ता करें। मेरे होटल के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उससे चेक करें कि जी वहाँ पे क्या हालात हैं। जो बाबूसर टॉप है जी, इट हैज़ दिस इज़ अ यूनिक प्लेस। आप देखें सख्त गर्मियों में जो बर्फबारी होती है सर उधर, गर्मियों में बर्फबारी वहाँ पे होती है, लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूँ ये है कि आम जैसे जो है ना, आम जो गर्मियों का पल है, आप देखें वहाँ पे आप आम खाते हैं, ऊपर से बर्फबारी होती है। मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें ये फैसिलिटी आपको जो है तो इतने करीब और इतने कम फासले पे साहब, जैसे कि आपने नारान की बात की, लोग नारान आके, मैं चाहूँगा इस पे आप ज़रूर बताएं कि नारान में सिर्फ नारान बाज़ार और झील सैफुल मुलूक नहीं है। यहाँ पे अगर ऊंचाई पे जाएं तो अंग्रेज़ के बनाए हुए वो पीछे बंगले भी मौजूद हैं 200 साल पुराने, जो आज तक मौजूद हैं। बहुत अनडिस्कवर्ड है वो। इसके अलावा भी इस पे भी गुफ्तगू कीजिएगा। और दूसरा ये भी कर्नल साहब के आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो झील सैफुल मुलूक हुआ करती थी अब वैसी नहीं है। इसका ज़िम्मेदार किसको आप मानते हैं? हुकूमत को कि वो प्रिजर्व नहीं कर पा रही है, या फिर हम जैसे लोगों को, वो जो सयाह हैं, आम सयाह हैं, जो वहाँ जाते हैं और इतनी लिटरिंग करते हैं, इतनी वहाँ गंद फैलाते हैं कि उसका हुस्न मांद पड़ता जा रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट, हुकूमत तो बहरहाल हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, रोड की भी है, फॉरेस्ट की भी है कि उसको भी प्रिजर्व किया जाए, इस तरह के साइट्स की भी है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बेसिकली हम लोग हैं, द टूरिस्ट, जो होटल मालिकान हैं वो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल कि अपने एरिया को नीट एंड क्लीन रखें। एक कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो पिछले 1-2 सालों से वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन मज़ीद करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग खुद जो जाके सर उसके नज़ारे को एंजॉय करते हैं, लेकिन हम उसके प्रिजर्वेशन के लिए कोई वो नहीं कि ये प्लास्टिक बैग भी फेंक देते हैं, जो फ्रूट लेकर गए हैं उसका बकाया सब कुछ फेंक देते हैं, तो इस तरह तो नहीं चलेगा। ऑलरेडी आपकी बात बिल्कुल सही है, शायद उसकी खूबसूरती उस तरह नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हुकूमत में ये एक शऊर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक है, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार टूरिज़म का जिक्र करते हैं। ऑन ग्राउंड शायद हमें उतनी वो प्रोग्रेस नज़र नहीं आती जितना हम जिक्र सुनते हैं, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इस जिक्र से ही जो है तो काफ़ी माहौल बदल रहा है, लोगों में भी शऊर आ रहा है सर। हम और हुकूमती इदारे भी बेहतर पर इस पे हम, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि ना सिर्फ सयाह बल्कि होटल जो ओनर्स हैं, जो होटल मैनेजमेंट है, वो भी बड़ी जिम्मेदार है। अच्छा, हम देख रहे थे जो व्यू है वो बड़ा खूबसूरत होता है ना महक। आप जैसे हम शहरों में उठते हैं, हमने कमरा खोला, गाड़ी में बैठे ऑफिस आ गए, लेकिन आप यहाँ मौजूद हों, चाहे वो आपका होटल हो या नारान का कोई भी, पाकिस्तान में कहीं भी, उसका जो व्यू होता है ना, मतलब कि सारे पैसे उसके होते हैं। आप ऐसे
खिड़की खोलें, कर्टन हटाएं, ठीक है, कर्टन हटाएं, सामने अगर जून जुलाई है तो उसमें हरियाली है, दिसंबर आ रहा है तो बर्फ है, तो क्या ही मतलब सारे पैसे जो हैं सर वो होते हैं व्यू के सिर्फ। अच्छा सर, ऐसे है कि पहले जो है तो चूँकि या होटल मालिकान वहाँ के लोकल थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, टूरिस्ट इतना स्पेंड करने पे राज़ी भी नहीं थे कि वो एक कमरे का 20,000 और 10,000 रुपये रात का दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये कोविड की वजह से शायद लोग बाहर नहीं जा सकते, तो बहुत ज़्यादा अच्छे जो वेल ऑफ लोग हैं वो भी अपने एरियाज़ को रुख कर रहे हैं। तो अभी अगर आप मैं अपने होटल की बात करूं, माउंट फीस्ट होटल नाम है मेरे होटल का, अगर उसकी बात करूं तो 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू है उसका। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये एटमॉस्फेयर फ्रेंडली भी हो, इसके हर कमरे में हर पॉइंट पे जब धूप निकले तो धूप लगे, इसकी एक खिड़की आप खोलें तो हर तरफ से जो है तो आपको खुशगवार हवा का झोंका आए, ये एनर्जी एफिशिएंट हो कि मुझे दिन के वक्त कोई लाइट जलानी नहीं पड़ती। ये छोटी सी वैसे मैंने मिसाल दी है, और भी अच्छे होटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो भी होटल खुलेगा मैं आपको श्योर करता हूँ कि वो जो है तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़ा कम भी होगा तो कम से कम पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल चेन्स हैं उसके मुकाबले का ज़रूर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह द गेस्ट आर रेडी टू पे, अगर आप उनको साफ़ कमरा दें, साफ़ बिस्तरे दें, अच्छा माहौल दें। और जो आपने बात की वेरी राइट, जब आप खिड़की एक दफ़ा खोलें तो आपके दिल के दिल के तार बज जाए ना, दिल के तार बज जाए कि वाह क्या क्या मंजर है ना। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइएगा आखिर में, अल्लाह ने रखा है, हमने सिर्फ उस तरफ खिड़की रखनी है और हमने खोलनी है खिड़की। अच्छा ये फिर अच्छा ये कि हम आएंगे खिड़की खोलने, ठीक है ना, ये हम आएंगे तो आप ठीक है ना। अच्छा फिर ये बताइए कि ये वाला जो रीजन है नारान वाला, नारान, कागान, पीछे किवाई, ऊपर सिरिपाई, तो कौन सा सीज़न सबसे बेस्ट होता है यहाँ पे ट्रैवल के लिए? इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा, बारिशें और दीगर चीज़ें। देखिए, बारिश तो एक ऐसा फिनोमेना है कि हमें पता है कि जी 15 जुलाई ऑनवर्ड जो है तकरीबन 12-13 अगस्त तक जो है तो बारिशों का स्पेल होता है जी। उसमें नारान तो बहरहाल तकरीबन बाय एंड लार्ज खुला रहता है। अगर कुछ कहीं पे छोटी मोटी स्लाइड आ भी जाए तो उसको गवर्नमेंट मशीनरी जो है तो विद इन 4 आवर्स खोल देती है। तो इसलिए यहाँ पे तो ये इशू नहीं है कि जी रोड ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये एक पीरियड है मानसून का जो इफ़ेक्ट करता है टूरिज़म को। बाकी सीज़न शुरू होता है 15 मई से और एंड होता है 15 अक्टूबर, क्योंकि फिर ठंड इतनी हो जाती है वहाँ पे, टेम्परेचर सब ज़ीरो में चला जाता है कि टूरिस्ट उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते। जाहिर है फिर बर्फबारी होती है, जगहें बंद हो जाती हैं, तो फिर लोग किस तरह से उन जगहों पर पहुंच पाएंगे जहाँ की वो खूबसूरती देख सके। बेहद शुक्रिया इफ्तिखार हुसैन साहब, मौजूद और हम अक्टूबर से पहले इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और फैसल के चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो बढ़ती जा रही है, वाओ हम अक्टूबर में जाएंगे। होता ऐसा है कि आप अगर कोई किसी जगह पे मौजूद होते हैं ना, फिजिकली वापस आ जाते हैं, आपका जहन, आपका दिमाग, आपकी रूह, मैं वहीं ऐसा लगता है खिड़की खोल के हम बैठे हैं। हाँ, मैं इस वक्त सैफुल मलूक पे ही मौजूद हूँ और अपने सामने उस पानी को बहता हुआ देख रहा हूँ। चलें जी, आगे बढ़ जाते हैं, जरा खेल के मैदानों का रुख करते हैं। जब खेल के मैदान की बात होती है तो कहा यह जाता है कि अगर खेल का मैदान आबाद होता है तो अस्पताल वीरान होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे मुल्क में शायद मैदान उस तरह से आबाद नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। ओलंपिक्स में मेडल लाने वाले एथलीट सामने आ सकें, ये हमारी ख्वाहिश है और अल्लाह करे कि ये ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाए। शायद ये वजह है कि टोक्यो ओलंपिक्स मुकाबलों में अब तक पाकिस्तानी दस्ते की कारकर्दगी बहुत ही मायूस कुन रही है और इसमें शामिल 10 में से 9 खिलाड़ी और एथलीट जो है बगैर कोई मेडल जीते मुकाबलों से आउट हो चुके हैं। एक आखिरी उम्मीद जो है उनका नाम है अरशद नदीम और ये वो वाहिद एथलीट हैं जो क्वालिफाई करके ओलंपिक्स तक पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या वजह यह है कि हमारे मुल्क में प्लेटफॉर्म नहीं है, या वजह यह है कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है लेकिन उस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए कोई खातिर खा काम होता नहीं है? फैसल, टैलेंट तो बहुत है और रॉ टैलेंट है। आप सोशल मीडिया पे आप देखिए ना जरा, जो 2 दिन पहले इमरान खान वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की है, आप किसी भी उसमें उठाएं, रॉ टैलेंट इतना है। वो जो गलियों मोहल्लों में खेलने वाले बच्चे, लियारी से लेके नवाकले तक, फुटबॉल से लेके स्क्वॉश तक,
वो रॉ टैलेंट था कि जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे पे उभारा। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, कहाँ पे वो मिसिंग लिंक है? कराची में मौजूद एक एथलेटिक्स फिटनेस सेंटर के ट्रेनर हैं तालिब हुसैन साहब, जो 50 साल से पिछले एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हैं। कई बड़े बड़े नाम इनसे ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद है। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू हिम। सबसे पहले तो तालिब साहब ये जानना चाहेंगे कौन कौन से एथलीट हैं जिनकी ट्रेनिंग में आपने उनकी मदद की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने जो सवाल किया और ये मेडल से मुतालिक अरशद नदीम का नाम लिया, जी हाँ, जो आजकल चारों तरफ पाकिस्तान में इसकी गूंज है और हर पाकिस्तानी की दुआ है कि वो मेडल जीत के आए। अब सवाल पैदा होता है कि हम सिर्फ एक एथलीट पे निसार कर रहे हैं, क्यों नहीं हमने 10-15 एथलीट भेजे, क्यों नहीं हमने अपने बड़ा कंटिजेंट भेजा? उसकी एक मेन वजह जो मैं बताना चाहूँगा वो है झगड़ा, लड़ाई। अच्छा। हमारे लोगों ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एथलेटिक का झगड़ा, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से झगड़ा। तो लड़के किस तरह पनपते हैं, किस तरह कैंप लगेंगे, किस तरह हुकूमत एक दूसरे की मदद करेगी? हमें इस लड़ाई झगड़े से निजात हासिल करनी होगी और आपस में कोऑपरेशन करना होगा। बिल्कुल। मैं आज अपने लोगों को बताना चाहूँगा, हमने इस लड़ाई से बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हमने अपने एशियन गेम छोड़ दिए इस वजह कि हमारे 2 मिनिस्टरों में लड़ाई हो गई। और लड़ाई क्या थी कि एशियन गेम 78 के कहाँ होने चाहिए। इस लड़ाई ने भुट्टो साहब को मजबूर कर दिया कि मेरी पार्टी में झगड़ा हो रहा है अब्दुल सत्तार और महराज खालिद के दरमियान, तो बेहतर है कि मैं फोरगो करूं एशियन गेम्स को। हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। हमें अभी सोचना चाहिए कि भाईचारा, आपस में मोहब्बत किस तरह हम कायम करें ताकि हमारे बच्चे पनप सकें। बिल्कुल तालिब साहब, कता कलामी की माजरत, ये जो आपने नुक्ता उठाया ना ये बड़ा ज़रूरी है। जी जी प्लीज़ प्लीज़। ये नुक्ता मैंने इसलिए उठाया कि ये बिना फिसाद जो है हमारे स्पोर्ट्स के अंदर रुकावट पैदा किए हुए। अब आइए सिस्टम, हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। लड़के बच्चे खुद अपनी ट्रेनिंग करते हैं और वो जब इस काबिल हो जाते हैं तो फेडरेशन उनको पिक करती है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कराती है। हमें सिस्टम लाना होगा। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि 1968 में जो ईस्ट जर्मन थी उसके पास 4 गोल्ड मेडल थे। जब टीम वापस पहुंची तो उनकी पूरी कौम बैठी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट्स करने वाले लोग वहाँ जमा हुए और ये तय पाया। बिल्कुल तालिब साहब, ये मेरे ख्याल से ये वो चीज़ है या ये वो लड़ाई है जिस पे हम जितनी बात करें उतनी कम है, लेकिन इसका हल यही है कि अब दोबारा से मिल बैठना है और मिल बैठ के इस लड़ाई को ख़त्म करना है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो एथलीट यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके गए, मेडल्स उन्होंने अपने सीनों पर सजाए, उनमें से क्या कोई वापस यहाँ पर आता है लोगों को टिप्स देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए कि ठीक है हम जीत गए, हमने नाम बना लिया, पाकिस्तान का नाम हमने रोशन किया, अब हमने मज़ीद जो है वो रास्ते देने हैं लोगों को, मज़ीद लोगों को रोशनियाँ देनी है, ट्रैक्स देने हैं? ऐसा होता है वैसे? देखें, हमें माजी को अपने सामने रखना होगा जी। हमें देखना होगा कि 70s में 1972 में हम कहाँ थे और जब हमारा निज़ाम चेंज हुआ हमने स्पोर्ट्स को निकाल के एजुकेशन मिनिस्ट्री से एक अलग मिनिस्ट्री बना दी।
क्योंकि हमें मिनिस्टर को प्रमोट करना था। नतीजा क्या हुआ कि हमारी दिन ब दिन आपसी लड़ाई को पीछे रख के जरा आवाम का आपसी लड़ाई की आपने बात की है ना, उसने हॉकी को बर्बाद किया, फुटबॉल को बर्बाद किया है और स्क्वॉश को बर्बाद किया है। क्ले दे के क्रिकेट रह गई है और वहां पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से फेवरेटिज्म होती हमें नजर आती है, उस पर बात होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। जरा आपको खेल के मैदान से खबर देते हैं। वैसे ब्रेक पर जाने से पहले भी हम खेल की ही बात करें। अच्छी खबर है, अच्छी खबर यह है कि हम वेलकम करने जा रहे हैं किसको? न्यूजीलैंड को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल अब जारी कर दिया। कीवीज आइंदा माह पाकिस्तान में 3 वनडे और 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेंगे। बहुत ही खुशाइंद है ये। न्यूजीलैंड इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट टीम है और देखना यह है कि क्या आगे सूरत रहती है। अब्बास शबीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, सबसे पहले तो ये बताएं कि बड़े लंबे अरसे बाद न्यूजीलैंड आ रही है, एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, उसका हम तस्करा ना करें यहाँ पे तो बेहतर है। क्या सूरत हाल है? अब उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह के लिए भी टीम भेजी थी। ऑल डन, ऑल फिट, न्यूजीलैंड आर कमिंग है। फैसल, शायकीन क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है, और स्पेशली आपके लिए भी, क्योंकि आपने भी इससे बहुत सारे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करने हैं। 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी। जो आपने बताया कि एक इंसिडेंट था, उसका जिक्र हम नहीं करते, लेकिन न्यूजीलैंड का जो पाकिस्तान का दौरा है ये एक अहम दौरा है आफ्टर 18 ईयर्स, जहाँ पर 3 वनडे मैचेस और 5 T20 मैचेस। चूंकि कोविड की सूरत हाल है तो इसलिए जो सिलेक्शन ऑफ वेन्यूज किए गए हैं कि 3 वनडे जो है वो पिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे और 5 जो T20 मैचेस हैं वो लाहौर के हिस्से में आए हैं। लेकिन इस सीरीज में सबसे अहम बात फैसल ये है, जो आप भी हाईलाइट करेंगे, कि ये हमारे वर्ल्ड कप 2023 में रसाई के लिए ये तीनों मैचेस एज अ क्वालिफाइंग राउंड के लिए बड़े अहम होंगे। और अगर T20 में भी हमने ICC रैंकिंग के अंदर आगे आना है, ऊपर आना है, तो ये सीरीज हमें जीतना होगी। तो ये एक बेहतरीन मौका होगा कि होम ग्राउंड के ऊपर आप न्यूजीलैंड जो कि 18 साल बाद पाकिस्तान आएगी, और डेफिनेटली पाकिस्तान इसको भरपूर तरीके से वेलकम करेगा। शायकीन क्रिकेट भी इस सीरीज को होम ग्राउंड के ऊपर एंजॉय करेंगे। तो 3 T20 और 5 वनडे मैचेस, 3 वनडे और 5 T20 मैचेस जो हैं ये पाकिस्तान के लिए शायकीन की आपने अब्बास बात की है तो वो ये सुन के बड़ा खुश होंगे और वो ये भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या ग्राउंड फुल होगा कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र, या फिर 50% कैपेसिटी पे स्टेडियम्स में आने की इजाज़त होगी। ज़रा ये बताएं। देखिए, ये अभी फैसल कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि कोविड SOPs होंगे। दूसरे मुल्कों के अंदर जो क्रिकेट हो रही है, स्पेशली इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज में, हम देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड क्रिकेट हो रही है। इंग्लैंड के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे क्राउड के साथ उन्होंने खेला, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। अभी कुछ टाइम है जिसमें हम समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो और तेज होगा, परसेंटेजेस जो है वो बढ़ेंगी वैक्सीनेटेड लोगों की। तो शायद इस पे कोविड SOPs बनाकर स्टेडियम को फिल किया जाए, या फिर उनके जो SOPs होंगे इंटरनेशनली, ये जो दोनों टीमों को सिक्योर करना है, जो शायकीन क्रिकेट है उनको सिक्योर करना है, तो ये कुछ कहना कबल वक्त होगा कि वेन्यूज किस तरह के होंगे। और मे भी ऐसा भी हो सकता ना अब्बास के शायद आवाम जो है वो घरों में अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ही इस मैच को एंजॉय कर सके और स्टेडियम में जाने की बिल्कुल भी इजाजत ना हो। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। तो बड़ा अच्छा मौका पाकिस्तान के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह के हम जब देखते हैं कोशिशें थोड़ी बहुत कामयाब होती हुई हमें नजर आती है। अब तो बहुत हो रही है, अब तो बहुत कोशिशें कामयाब हो रही हैं। वेलकम बैक। इब्न इंशा ने लिखा था कई बरस कबल, ज़रूरत है एक गधे की, और अब उसको काफ़ी सीरियस लिया है यहाँ पे लोगों ने, क्योंकि आपने परिंदों की, जानवरों की फार्मिंग तो देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा फार्म जो आपको हैरान कर देगा, परेशान कर देगा। पाकिस्तान में जैसा कि मनाज़र आप देख रहे हैं, गधों का पहला और वो भी सरकारी फार्म बन गया है। जबरदस्त, सरकारी और पहला, जहां लाइव स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलनगर ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम गधों की अफजाइश नस्ल बढ़ाने पर काम हो रहा है।
पंजाब हुकूमत के ताउन से चलने वाले इस फार्म में मुख्तलिफ नस्ल के गधे भी मौजूद। ये भी मुझे पता चला गधों की नस्लें भी होती हैं गधों ये 4 टांगों वाले गधों की हम बात करें। वैसे तो बड़े गधे मौजूद होते हैं हमारे गधों की फार्मिंग के पीछे एजेंडा वो भी एक नस्ल है। वो भी नस्ल होती है कुछ ज़्यादा बोझ उठाते हैं, कुछ कम बोझ उठाते हैं, कोई बात नहीं। चले इसी पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया फार्म मैनेजर डॉक्टर मंसूर मुबीन साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने का। और जैसा कि हम बात भी करें कि गधों की अफजाइश नस्ल बेहतर बनाने से मुताल्लिक सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, कब शुरू हुआ और इसका मकसद क्या है, इसके हम क्या सोचें हम कि ये जो काम शुरू कर दिया गया है इसके पीछे किन मकासद को लेकर चला गया है? क्या हम सोचें कि आगे आने वाले वक्त में कोई ख़तरे की बात है जो भी से फार्मिंग शुरू हो चुकी है? हाँ जी, मैं आपको थोड़ा सा ना इस फार्म के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बता दूँ कि ये हमारा जो बहादुर नगर फार्म है ये पाकिस्तान की जो है ना इस्टेब्लिशमेंट से पहले 1916 में ये जो है ना अपना मार्केट वजूद में आया था। 1916 से हमारा ये फार्म है, तो तकरीबन 102 साल हो गए हैं। इसके ऊपर हम डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, जिसमें हमारे पास साहिवाल काऊ है, नीली रवि बफलो है, टेडी गोट है, लोही शीप है। और अब जो हम पंजाब गवर्नमेंट ने हमें ये टास्क दिया था कि हम जो है ना डोंकी कंजर्वेशन एंड ब्रीड इंप्रूवमेंट जो है ना फार्म बनाए। तो इसमें ये है कि हमारे पास 3 किस्म के जो है ना 3 ब्रीड्स हैं हमारे पास डोंकीज की। असल में इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई थी जी, असल में इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि हमारे मुल्क में जो डोंकी की ब्रीड है उसकी जो है ना कद, उसकी गर्थ, उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो कम है ब्रीड की। अच्छा। तो हमने आला नस्ल के गधे जो हैं, आला नस्ल के डोंकी जो हैं वो अपने फार्म में उनको उनकी एक तो कंजर्वेशन कर रहे हैं और साथ उसकी प्रोपगेशन और उसकी ब्रीड इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। हमारा मकसद ये 3 मकसद है, एक ब्रीड को कंजर्व करना, एक उसको प्रोपगेट करना और तीसरा उसकी ब्रीड की इम्प्रूवमेंट करना। और फिर इसलिए ये हम एक किस्म के ये हम रिसर्च की जो है ना फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं अपने वेटनरी स्टूडेंट्स को जो PhD के लिए, पोस्ट डॉक के लिए और MPhil के लिए आते हैं कि इक्वाइन के ऊपर वो जो है ना रिसर्च करें और इसके अंदर मज़ीद जो है ना बेहतरी लाने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताइए कि इनको फिर किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? एक तो आपने रिसर्च का बता दिया, क्या दीगर ममालिक में भी इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा? हाँ जी, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पूरी दुनिया में डोंकी पॉपुलेशन जो है वो उसकी रैंकिंग ये है कि अफ्रीकन कंट्रीज में से इथियोपिया जो है सबसे पहले नंबर पे है जहाँ डोंकी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो उसके बाद पाकिस्तान है और उसके बाद है चाइना। ये हमारे यानी 3 वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज हैं इनमें डोंकी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और डोंकी में जो चाइनीज जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसी पैक के हवाले से, क्योंकि उसमें उनका लाइफ स्टॉक का भी यानी पोर्शन है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं चाइनीज सी पैक के हवाले से। अच्छा। तो वो चाहते ये है वो चाहते ये है कि लाइफ स्टॉक के हवाले से हम डोंकी की पॉपुलेशन को इंक्रीज करें। वो इंक्रीज कैसे होगी? एक तो ये है कि हम उसकी ब्रीड की इंप्रूवमेंट करें और इसको प्रोपगेट करें। चाइनीज ये चाहते हैं कि हम उनको, हमारे पास इधर हमारे इदारे में चाइनीज कई वफद आए हैं, वो ये चाहते हैं कि हम उनको पर मंथ 15,000 डंकीज जो है ना प्रोवाइड करें, एक्सपोर्ट करें। अच्छा। 15,000। लेकिन अगर 15,000 करें तो हमारे पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है तो कि हम उनको 15,000 कर सकें। तो हम चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन बढ़ सके तो वो बेहतर है। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये एक सवाल ज़रूर करूँगा, जहाँ तक रिसर्च की और इसकी बात है वो अपनी जगह, लेकिन मकासद अब ज़रा मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या इनकी जो आप अफज़ाइश नस्ल कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अब इस चीज़ पे है कि जी ये जो जानवरों से काम लिया जाता है उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, क्या उसके लिए ये अफज़ाइश नस्ल की जा रही है कि इनसे काम लिया जाए? नॉर्दर्न एरियाज़ में हमने देखा है कि ये बहुत सामान लेके ऊपर चलते हैं, इस वजह से। मैं आपको ये बताऊं, ये जो हमारा इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव में एक ये भी पॉइंट है कि हम इनके जो है ना अब्यूजेस और इसके ऊपर जो क्रूएलिटी के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उसको भी रोकथाम करें।
हम आवाम के अंदर ये जो है ना अवेयरनेस पैदा करते हैं मुख्तलिफ फार्मर डेज करा के, मुख्तलिफ मेला जात करा के कि इसके ऊपर जो क्वालिटी है, इसकी जो है ना फीडिंग है, इसकी मैनेजमेंट है, उसका खास ख्याल रखें। हमने इसकी फीडिंग के लिए हमने बहुत खास जो है ना इसके लिए राशन तैयार किया है, जिसमें ओट है, जिसमें ओट है, बार्ले है, व्हीट ब्रेन है, इसके साथ और ग्रैम्स हैं, काले चने हैं। ये इन तीनों चीजों को मिक्स करके हमने इसका एक बहुत अच्छी फीड तैयार की है रिसर्च के जरिए, ताकि इसकी जो है ना इसकी फीडिंग के ऊपर भी लोग ध्यान करें। ये नहीं कि सिर्फ इनसे काम लें। हाँ, और डॉक्टर साहब ये है बड़ा अच्छी बात है ये कि आप जो है वो उनसे काम तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी फीडिंग भी अच्छी हो रही है। एक लास्ट में मुझे ये भी बताएगा कि मेले भी कुछ मुनक्किद किए जा रहे हैं। जी हाँ जी, मेले हमने 2 मुनक्किद किए हैं और बड़े कामयाब जो है ना सक्सेसफुली हमने उनको ऑर्गेनाइज किया। ये हमने ऑर्गेनाइज किया था तांदला वाला जिला फैसलाबाद के अंदर। 2 मेले हमने इनका इनकाद किया था। इसमें हमने आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि इसमें मेल ब्यूटी कंपटीशन, फीमेल ब्यूटी कंपटीशन और बच्चा जो गधे का बच्चा होता है ना, फॉल कहते हैं हम इसको, फॉल, उसका ब्यूटी कंपटीशन किया। यानी अवाम को तफरीह का बेहतरीन मौका भी फराहम किया गया। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन जिस तरह से काम हो रहा है, फार्मिंग पे काम हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अगर हर जानवर को इतने ही इंपॉर्टेंट मुकाबले हुस्न भी होते हैं और इनको बारले और ओट भी खिला, आपने कहा है बारले और ओट, गधे बारले और ओट भी खाते। आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।